उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सतत विकास से संबंधित इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड में भी यह साहस किया और आज इस संगोष्ठी का उद्घाटन हम बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर कर रहे हैं। सचमुच विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। ये गोष्ठी हम लोगों ने जनवरी 2020 के लिए प्रस्तावित की थी, बाद में किन्हीं कारणों से स्थगित हुई और इस बार इस कोरोना कालखंड के दौरान ही इस संगोष्ठी को यहां पर आयोजित करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में देखता हूं, जानता हूं और जो मैंने नजदीक से महसूस किया है, मुझे लगता है कि दृश्य उसके और भी विपरीत है। हमारी जो धारणा बनती है जिसके बारे में हम परसेप्शन, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो बना देते हैं, वो परसेप्शन वहां के विकास को उसी रूप में प्रभावित भी करता है। आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की व्यवस्था के बारे में देश में भी दुनिया में भी कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2014 के पहले भारत के बारे में भी लोगों के मन में यही धारणा थी और ये मान्यता थी कि भारत एक पिछड़ों देश है। दुनिया के अंदर नकलची, वह यूरोप की नकल करना चाहता है, अमेरिका की नकल करना चाहता है, दुनिया के उन विकसित देशों की नकल करना चाहता है, लेकिन स्वयं अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आज 6 वर्षों में आपने देखा होगा भारत ने एक परसेप्शन चेंज किया है। आज दुनिया भारत का अनुसरण करने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबको अंतःकरण से झकझोरने के लिए मजबूर करती है। वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हो सकता है आपकी सोच ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब बनाया हो, पिछड़ा बनाया हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाया है और मेरा यह मानना है कि धरती का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। हमारी सोच ने इसे पिछड़ा बनाया है, हमारी सोच ने इसे गरीब बनाया है। अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर में संभावनाएं न हो, न रही हो, जो देश और दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता न रखता? क्या आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए वे मजदूर जो आज से लगभग 200 वर्ष पहले दुनिया के तमाम देशों में जिनके पूर्वजों को गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया था, जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने इस देश को नेतृत्व भी दिया और दे भी रहे हैं। ये सामर्थ्य और ये क्षमता पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हमने उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को पहचानने का प्रयास अपने स्तर पर कभी नहीं किया। मुझे जगदीश चंद्र बसु की वह बात याद आती है। उन्होंने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे,
उन्होंने एक इस बात को कि वास्तव में हर एक जंतु के अंदर भी प्राण है और उसको हम जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार की धारणा उसके प्रति हम बनाएंगे वो उसके अनुरूप परिणाम भी देगा। उन्होंने अपने आंगन में 2 स्थान तय किए और 2 पौधे रोपे। एक पौधे को दोनों को बराबर खुराक देते थे, दोनों को खाद पानी अवसर सब बराबर देते थे, लेकिन एक के पास जो जाते थे उसको खूब दुत्कारते थे कि तू सूख जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुझे कभी पनपना नहीं, तुझे आगे बढ़ना नहीं है। और दूसरे के पास जाते थे, कहते तुझे बहुत फूलना फूलना है, आगे बढ़ना है, खूब विकास करना है, खूब समृद्धिशाली बनना है। एक समय के बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जिसको दुत्कारते थे एक समय के बाद सूख गया, जिसको पुचकारते थे वो एक समय के बाद बड़ा पेड़ बन गया, फलदार वृक्ष बन गया, सबको मीठे फल देने लग गया, छाया देने लग गया। और यह केवल किसी एक पेड़ पौधे के लिए नहीं, किसी प्राणी के लिए नहीं, ये प्रकृति पर भी उतना ही अक्सर सही बैठता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस मानसिकता का शिकार हुआ है, जो लोग बार बार इसको पिछड़ा कहते रहे हैं, गरीब कहते रहे हैं और यहाँ के शोषण, यहाँ के लोगों की प्रतिभा का दोहन करते रहे हैं, उसका शिकार हुआ है। हम लोगों ने कभी समझने का प्रयास किया नहीं और संस्थाएं तो एक मुखौटा हो चुकी हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं, उन्हें सरकार की सहायता चाहिए, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं, समाज से कोई जवाबदेही नहीं। मुझे याद है 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र थे। गोरखपुर में भी कृषि विज्ञान केंद्र था। मैं एक बार उधर से गुजर रहा था, बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हुई थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पूछा, मैंने कहा वहां पे कृषि विज्ञान केंद्र का बोर्ड वहां भी लगा हुआ था, उसके कैसा काम कर रहा है? पता लगा कि उसके वैज्ञानिक वहां कहीं बैठते ही नहीं। शासन पैसा दे रहा है, शासन सुविधाएं दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को उसे देखना चाहिए था, किसानों को तकनीक के साथ, किसान को समृद्धि के साथ और उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए था, उन्होंने कार्य नहीं किया, देखा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। और ये केवल एक कृषि विज्ञान केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और एक संस्था की स्थिति थी, बेसिक शिक्षा की ही बात थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,58,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं। 2017 के पहले उन विद्यालयों की स्थिति ये थी कि आधे से अधिक विद्यालय ऐसा लगता था कि अगले 1-2 सत्र के अंदर बंद हो जाएंगे। और मेरे पास ये प्रस्ताव आ रहे थे, जब मैं अलग अलग जनपदों में समीक्षा बैठकों के लिए निकला तो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था कि साहब विद्यालय बंद हो गए, क्या हम क्लब करके और ऐसी व्यवस्था बना सकते कि बंद कर दें, उसके बाद जो है। मैंने कहा कि बंद करोगे, आपका एक प्रस्ताव आया है तो आप अपने साथ उसके साथ अपना बीआरएस का पत्र भी मेरे पास दे देना, क्योंकि फिर आपके बोझ को हम क्यों लेके ढूंढ। लेकिन हम लोगों ने उन्हीं संस्थाओं को प्रेरित किया, उन्हीं शिक्षकों को प्रेरित किया, उन्हीं ग्राम पंचायतों को प्रेरित किया, उसी प्रशासनिक मशीनरी और उन्हीं जनप्रतिनिधियों को प्रेरित किया। और आज ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर एक भी विद्यालय बंद नहीं हुए, बल्कि 3 वर्ष में 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बढ़े हैं। और आज उनमें शिक्षा का जो एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। कभी जाकर के स्वयं भी जाकर के इतना कष्ट आप में से सभी लोग उठा लेंगे तो आपको भी दिखेगा कि वास्तव में जमीन में कुछ हो रहा है। हमारी समस्या क्या हो गई, हम हर चीज को सुनी सुनाई बातों पे कह देते हैं। और बहुत बार ये होता है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं केवल कुछ डाटा पर आधारित बोल देते हैं और अंत में जो कुछ हो जाता है हम ये मानते हैं कि हमारा विकास की जिम्मेदारी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी अन्य महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं।
हार्वर्ड जब तय करेगा तब पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। याद रखना, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज कभी आपका विकास नहीं कर पाएगा। आपका विकास करेगा तो यहाँ के नौजवानों के द्वारा होगा, यहाँ के किसानों के द्वारा होगा, यहाँ की महिलाओं के द्वारा होगा, यहाँ की बुद्धिजीवी जनता के द्वारा ही होगा। कोई हार्वर्ड और कोई कैम्ब्रिज आपका विकास कभी नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। 24 करोड़ की हमारी आबादी। 24 करोड़ की इस आबादी में हमारे पास 4 आर्थिक जोन है। एक हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक बुंदेलखंड है, एक मध्य का क्षेत्र है। चारों की अपनी विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं। ये विशिष्टताएं उसकी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां उस रूप में, जैसे जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बनाते हुआ कि कैसे हम लोग स्थानीय रूप से लोगों को प्रेरित कर सके। हम नौकरी भी देंगे। मैंने एक तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्रों को बुलाया और मैंने उनसे पूछा, लगभग 20-22 बच्चे आए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप करना क्या चाहते हैं? उसमें से 90% बच्चे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनको बैंकों से कौन जोड़ेगा, कहां से सुविधाएं मिलेंगी, शासन की कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे वे जुड़ करके स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सकते थे, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। तो इसके बाद जब मैंने उनके साथ शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया, तो उन्हें लगा कि नहीं, हम अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या यह संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि शासन की सुविधाएं लेंगे, शासन की व्यवस्थाओं के साथ आप, लेकिन शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों के साथ नहीं जुड़ेंगे? कोई जानकारी नहीं। और यह स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि 4 जो हमारे पास आर्थिक जोन है, ये 4 आर्थिक जोन इसकी प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो 2017 में कैसे होगा, तो हम लोगों ने, मैंने एक मैपिंग कराई पूरे प्रदेश की कि प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में ऐसी क्या स्थितियां हैं जहां को लेकर के हम लोग, जिस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगा कि 75 में से हमारे 57 जनपद ऐसे थे जहां पर उन जनपदों की अपनी परंपरागत उत्पाद, परंपरागत प्रोडक्ट था उनके पास। जैसे वाराणसी की साड़ी की बात हुई, भदोही की कालीन की बात हुई, आजमगढ़ की अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक पॉटरी वहां पर उनके पास है। अगर आप अलीगढ़ में जाएंगे, हार्डवेयर का सबसे अच्छा काम उनके पास होता है। अगर आप मुरादाबाद में जाएंगे, पीतल का बहुत अच्छा काम होता है। इत्र के लिए अगर आप देखेंगे, कन्नौज, ग्लास के आइटम के लिए फिरोजाबाद। ऐसे हर एक जनपद की अपनी कुछ ना कुछ विशिष्टता थी। तो मैंने कहा 57 के बाद जो बचे हुए जनपद हैं, 18 जनपदों का क्या होगा? हमने उनको भी चिन्हित किया। मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होगी। जैसे सिद्धार्थनगर, मैंने कहा इसको काला नमक चावल के साथ जोड़ दो। मुजफ्फरनगर, हमने कहा आप गन्ना पैदा करते हैं ना, गुड़ के साथ जोड़िए। इसी प्रकार से अलग अलग जनपदों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास हुआ और फिर हम लोगों ने नाम दिया उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक जनपद एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा। आप देखना कितनी लोकप्रिय, यानी मात्र 2 वर्ष के अंदर देश की सबसे लोकप्रिय स्थानीय, यानी
प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का आधार आज के दिन पर जो कोई योजना बन रही है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बन रही है। और मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, वो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, वह हो सकती है स्थानीय उत्पाद की। स्थानीय स्तर पर आप जितने अधिक यूथ को वहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वतः रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ सकेंगे, वह उतनी ही संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है। और ये स्थिति आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजनाओं ने आगे बढ़ाया है। भारत तो प्राचीन काल से ही इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ा रहा है। हमारा गांव स्वतः आत्मनिर्भर होकर के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता रहा है। आप गांवों को कभी जाकर के देखिए, अगर सामान्य चुनावी राजनीति को अलग उससे कर दें तो प्राचीन काल में किसी जाति विशेष का बाहुल्य किसी गांव में रहा होगा, लेकिन उसने अलग अलग जातियों को भी गांव में बसाया था। और बसाया इसलिए था कि कोई व्यक्ति सुरक्षा का काम करेगा, कोई व्यक्ति वहां पे शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देगा, कोई गांव में खेती बाड़ी के कार्यक्रम में योगदान देगा, कोई स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान देगा, किसी न किसी उसके साथ जुड़ा हुआ था। और तब फिर गांव की व्यवस्था चलती थी। पैसा नहीं था, लेकिन अनाज और खेती बाड़ी से ही सारा आदान प्रदान लोग करते थे। लेन देन का जो माध्यम बनाएगा समाज, उसके अनुरूप ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और ये लगातार यहां पर होता था, उत्तर प्रदेश में भी होता था, देश के अंदर भी होता था। हमने उसको कभी पहचानने का प्रयास नहीं किया। हमने आधुनिकता के पीछे भाग करके इन सब को छोड़ दिया, पलायन के लिए एक रास्ता खोल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे साथ गरीब और पिछड़ेपन का एक नया ठप्पा उसके माध्यम से लगता गया। प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। ये 9 क्लाइमेटिक जोन हमारे लिए एक उपलब्धि है। हम उसके अनुरूप देश और दुनिया की मांग के अनुरूप उस प्रकार की बागवानी को, उस प्रकार की कृषि उपज को प्रदेश की भी और देश की भी और दुनिया की भी आवश्यकताओं की पूर्ति का उसको माध्यम बना सकते हैं। हमने उसको भी पहचानने का प्रयास नहीं किया, उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद कितना प्रचुर जल संसाधन आपके पास है, कितनी उपजाऊ भूमि आपके पास है, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी आपके पास है। देश को पहले वाटर वे बनना था तो प्रधानमंत्री जी ने हल्दिया से वाराणसी को ही जोड़ने के लिए बनाया, क्योंकि हमारे पास जल संसाधन की प्रचुरता, गंगा जैसी पवित्र नदी यहां पर है और उसमें जल की वर्ष भर उपलब्धता के कारण देश का पहला वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर बना, यानी हल्दिया से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बना है। यानी आज के दिन पर हम लोग कहीं ना कहीं उन सभी प्रकार की आवश्यकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो यहां पर जिसके कारण हम इसे पिछड़ा कह सकें। राम यहां पैदा हुए, बुद्ध यहां पैदा हुए, अधिकतर जैन तीर्थंकर यहां पैदा हुए और दुनिया के अंदर आज विश्व योग दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की प्रचार प्रसार की, जिस क्रियात्मक योग को दुनिया तक पहुंचाया है, महायोगी गोरखनाथ जी का वह योग दुनिया के अंदर अगर आज पहुंच रहा है तो वह भी गोरखपुर गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में है। भारत के अंदर संतों ऋषि मुनियों की परंपरा, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ भारत की धरती से गया। दुनिया का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहां से रचा गया। कौन सी उसके लिए हम अपने को पिछड़ा मानते हैं? क्या हमने कभी उस क्षेत्र में जाकर के कार्य करने का प्रयास किया? हमने कभी उस क्षेत्र में लोगों को एक योजक के रूप में अपनी भूमिका को तलाशने का प्रयास किया?
केवल हम अपने ऊपर ठप्पा लगाते गए, नहीं हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं। और हमने तो जगदीश चंद्र बसु ने एक सदी पहले जो खोज करके हमें बताने का प्रयास भी किया था कि नहीं भाई, तुम पिछड़े नहीं हो, तुम तो जो है देश को नेतृत्व करने की क्षमता दे सकते हो, हर एक फील्ड में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो। उससे भी कुछ नहीं सीखा। हमारी अकादमिक संस्थाएं हमारे पीछे ठप्पा लगाती गई ने, गरीब हैं, हम बददलित हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही मानसिकता बनती गई और उसी मानसिकता ने आज हम सबको घेर दिया है। मुझे लगता है उस मानसिकता से सबसे पहले उभरना पड़ेगा और फिर यहां के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहां की शक्ति और इसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां की हर एक क्षेत्र की, मेरा यह मानना है, सर्विस सेक्टर में जितनी संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज कुंभ, इसी सोच ने प्रयागराज कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। लेकिन हमने कहा नहीं, कुंभ का मतलब भगदड़ नहीं हो सकता, कुंभ का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, कुंभ का मतलब गंदगी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा पूरी दुनिया टूट पड़ी, 24 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में आए थे, 24 करोड़ लोग आए थे। अयोध्या में कोरोना कालखंड एक बार संपन्न होने दीजिए। दीपावली का उत्सव दुनिया को अयोध्या ने दिया। हमने केवल दीपोत्सव के कार्यक्रम को वहां बढ़ाना प्रारंभ किया, पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ आने के लिए लालायित दिखती है। देव दीपावली का आयोजन काशी ने दुनिया को दिया, पूरी दुनिया देव दीपावली के साथ, काशी के साथ जुड़ना चाहती है। बुद्ध दुनिया को हमने दिया और बुद्ध के, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सबसे अधिक स्थल अगर देश और दुनिया के अंदर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पहला उपदेश जहां से दिया था वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। उनका राजवंश उत्तर प्रदेश में, उनका महापरिनिर्वाण स्थली उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक चातुर्मास जहां उन्होंने व्यतीत किए उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और संखिसा भी उत्तर प्रदेश में। यानी 6 प्रमुख तीर्थ बौद्धों से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में हैं और उसमें से 5 तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। देश और दुनिया का हर प्रकार का, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो, हेरिटेज टूरिज्म में रुचि रखने वाला हो, या फिर किसी भी प्रकार के टूरिज्म में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसकी भारी संभावनाएं हैं। और ये टूरिज्म का मतलब केवल पिकनिक नहीं है, पिकनिक से महत्वपूर्ण ये रोजगार से जोड़ता है हर एक व्यक्ति का। इसमें आप ट्रेन गाइड भी तैयार कर सकते हैं, उनकी मांग के अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की सर्विस भी दे सकते हैं। किसी भी सेक्टर की, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, अच्छे होटल बन सकते हैं, अच्छे ट्रांसपोर्ट की वहां पे सुविधा उनको उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकते हैं। और भी अलग अलग फील्ड में वह ढेर सारी संभावनाएं इसमें आगे बढ़ सकती हैं। हर एक, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें संभावनाएं न हो। लेकिन बुद्ध को आपने भूल दिया। बुद्ध ने कहा अब दीपो वह, आप स्वयं ही नहीं बनना चाहते। आपने मान लिया कि नहीं साहब, हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थाओं ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वेतन मिलना है, सुविधाएं मिलनी है, सब कुछ मिलना ही है, तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर एक व्यक्ति उससे तटस्थ होता गया और उसका परिणाम क्या होता गया, हम हमारे ऊपर ठप्पे पे ठप्पे लगते गए और दुनिया के वे लोग सफल होते गए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। भारतीय मनीषा बार बार इस बात को कहती है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये योजक कौन बनेगा? और मुझे लगता है इसमें से हर व्यक्ति को योजक बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और योजक की उस टीम को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हमारे तकनीकी संस्थानों को खड़ा करने के लिए आगे आना पड़ेगा।
अगर आप आ सकेंगे तो संभवतः यह देश का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो बात की है वैसे ही नहीं की है। सूर्योदय पूरब से ही होता है और विकास के सूर्योदय को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें होगा। आज प्रदेश के अंदर भले ही हमने अपने को माना हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अपने अनुसार कार्य प्रारंभ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम मध्य उत्तर प्रदेश में पश्चिम को मध्य होते हुए प्रयागराज तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन हो रही है। 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग 20 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम जेवर में बना रहे हैं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ओर अग्रसर हुआ है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, यानी सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है। कितनी संभावनाएं हैं, हमने कभी उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। बहुत कुछ है यहां पे। हर जनपद को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर और तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हर गांव में ही वहां के लोगों को रोजगार की संभावनाएं विकसित हों। बैंकों के अंदर लाइन लगाने की आवश्यकता न पड़े, घर में ही बैठे बैठे लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हो। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए उसे कचहरी और तहसील के चक्कर न काटना पड़े। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में उसको सुविधा प्राप्त हो। ऑप्टिकल फाइबर से एक ग्राम पंचायत को जोड़ने की कार्रवाई जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हर एक फील्ड में लोग कहते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर कमजोर है, एम्स गोरखपुर में बन रहा है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो, यह कार्य युद्ध स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और हमें केवल सफेद हाथी खड़े नहीं करने हैं, हमें परिणाम भी देने हैं। वैश्विक महामारी में दुनिया ने क्या किया हम नहीं कहना चाहते, सब आज के दिन पर मीडिया के सारे आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन कोरोना कालखंड में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को भी प्रभावी नियंत्रण किया और कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। ये हेल्थ के सेक्टर में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक सुफल आप सबके सामने है, ये परिणाम आपके सामने है। और मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा, हम सबको आगे आकर के इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, हर फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी सोच को उसके अनुरूप करने का प्रयास जरूर करें, उसके अनुरूप स्वयं बने, एक योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्धारण करें। और उत्तर प्रदेश या आपका ये क्षेत्र अगर समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो इसकी योजना स्थानीय स्तर की, हमें यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की हर प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी रखनी होगी। केवल डाटा पर आधारित कार्यक्रम कभी किसी योजना को सफल नहीं बना सकते, अगर हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि डाटा कौन एजेंसियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं। आपने बिहार के चुनाव के परिणाम देखे होंगे, डाटा पर आधारित थे। लोग
एग्जिट पोल ने किस रूप में परिणाम दिए थे पहले, और परिणाम जब बाद में आए क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि जब भी हम डाटा पे जाते हैं ना कि फलानी जाति का इतना वोट है, फलाने का ये है, वो ये मिल जाएंगे, बस एक कमरे में बैठ करके, जब भी एसी रूम में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जैसे एग्जिट पोल के परिणाम बिहार के अंदर आए थे। हमें उससे कम व्यवहारिक धरातल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमें आधिकारिक व्यवहारिक बना सके और उस व्यवहारिक धरातल पर वास्तविकता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। उन संभावनाओं के साथ हम सब जुड़ पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं इस त्रिदिवसीय जो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग के साथ में मिलकर के बनाई है, ये संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नियोजन विभाग इससे पहले विगत वर्ष इससे संबंधित एक संगोष्ठी बुंदेलखंड विकास से संबंधित बुंदेलखंड में आयोजित कर चुकी है। बहुत सफल संगोष्ठी थी, हर सेक्टर ने उसमें बहुत अच्छी वहां पे उनकी भागीदारी थी और बहुत सकारात्मक दिशा में लोग उस संगोष्ठी के साथ जुड़े थे। तो मैंने इसके बाद नियोजन विभाग से कहा था, मैंने कहा पूर्वांचल विकास बोर्ड को भी साथ लेकर के और एक गोष्ठी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप करिए। और मुझे पसंद था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इस दिशा में उसने पहल की और कुलपति जी के प्रयास से आज ये संगोष्ठी जो विगत एक वर्ष से लंबित चल रही थी, निलंबित चल रही थी, कोरोना के कारण भी बहुत सारे कार्यक्रम हो नहीं सकते थे, लेकिन उस सब के बावजूद ये कार्यक्रम आज यहाँ पर इस रूप में हम लोग इसे आयोजित कर रहे हैं। पूर्वांचल विकास बोर्ड यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक एडवाइजरी बोर्ड है। हर एक सेक्टर के साथ बैठना, बातचीत करना, उनके अच्छे सुझावों को लाना और फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना कैसे हो सकता, संबंधित विभाग को उसका सूचना देना, उसके बारे में नियोजन विभाग को अपनी संस्तुति देना, नियोजन विभाग संबंधित विभाग के साथ बैठ करके उसका अध्ययन करे, अध्ययन करने के बाद फिर उसे लागू करने के लिए क्या कार्य योजना हो सकती है, इस पर कार्य करें। ये चीजें अगर आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगे, बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मुझे लगता है इसलिए पूर्वांचल विकास बोर्ड को भी 3 दिवसीय संगोष्ठी के साथ बहुत नजदीक के साथ जुड़ करके उन बहुमूल्य सुझावों को संजोना चाहिए, उसको देखना चाहिए, फिर व्यवहारिक धरातल पर कैसे उसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में स्थानीय स्तर पर उन लोगों के साथ संवाद बनाना चाहिए जो वास्तव में इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जब भारतीय मनीषा बार बार कहती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, जब पुरुष अयोग्य नहीं है तो फिर प्रकृति और परमात्मा की इस कृपा से हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और वो संभावनाएं मौजूद हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की इन संभावनाओं को आपके साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। हम इन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाते हैं। एकदम एक अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर का हम जरूर लाभ लें। मैं इस पूरी त्रिदिवसीय संगोष्ठी के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।